तो चलते हैं, अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे। पहली बार का रिवाइज कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स, क्या क्या पढ़ा था हमने टाइम ऑफ सप्लाई में। टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12, 13, 14 गवर्न करते हैं। 12 में बोला था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, 13 में बोला था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। 12 टू 13 टू मैंने बताया था 12(1), 13(1) हम क्यों नहीं पढ़ते, उसमें बोला था ऑनवर्ड जो सेक्शन आएंगे वो डिटरमिन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, देयरफॉर सब सेक्शन 1 का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। तो देयरफॉर 12 टू 13 टू पढ़ेंगे। 12 टू पढ़ेंगे हम गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, 13 टू पढ़ेंगे सर्विसेज के केस में। अच्छा सर क्या क्या था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो जो हमारा फॉर्मूला नट शेल में निकल के आया था वही निकल के आया था इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग के लिए मेरे को सेक्शन 31 पे रूट करना पड़ रहा था। 31 बोलता था गुड्स के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग होगी, दो चीज हो सकती है, अगर गुड्स में मूवमेंट है या गुड्स में मूवमेंट नहीं है। गुड्स में मूवमेंट है मतलब एक जगह से गुड्स दूसरी जगह जा रहा है, चाहे मैं ले जाऊं, मेरी लायबिलिटी है सप्लायर की, या रिसिपिएंट लेने आ रहा है, कुछ भी हो तो मूवमेंट इन्वॉल्व है इस केस में। तो ऑन और बिफोर द रिमूवल से पहले आपको इन्वॉइस करना पड़ेगा इशू। अदर केस क्या था, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मैं दुकान में गया चिप्स का पैकेट लिया खा लिया, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब चिप्स का पैकेट लेके मैं घर नहीं गया, उसकी दुकान पे खड़े खड़े खा गया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, हमें लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग पकड़नी है। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग इस केस में क्या होगी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये चिप्स का पैकेट चलता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो डिलीवर करा सप्लायर ने मेरे को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। ओके सर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग सेक्शन 31 से पकड़ लिया। अब हमें पकड़ना है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के लिए दो कंडीशन देखनी पड़ती है, इनवॉइसिंग करेक्ट है, इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं है। अब इनवॉइसिंग करेक्ट है ये का पता कैसे चलेगा, सेक्शन 31 पे जाएंगे, वही बताएगा इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं। तो सर्विसेज के केस में इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं ये कैसे डिटरमिन करेंगे, तो सर्विसेज के केस में हम देखेंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, इनवॉइस कब इशू करा है आपने उस, तो हम बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज भी इशू कर सकते हैं इनवॉइस, यस सर। आफ्टर भी कर सकते हैं, यस कर सकते हो, बट एक लिमिट है 30 डेज की, 30 डेज तक आपको करना पड़ेगा। कंप्लीट हुआ सर्विसेज यहाँ से 30 डेज, तो जिस दिन कंप्लीट हुआ उसको एक्सक्लूड कर देना, वहाँ से 30 दिन गिनना, तो ये हमारा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग ये आ गया। अब टाइम ऑफ सप्लाई, अगर हमारा इनवॉइसिंग करेक्ट है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर हमारा इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, इनवॉइस को हटाएंगे, इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, तो गुड्स के केस में हम लेते थे 31st डे फ्रॉम द डेट ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेज, एक्सक्लूड करेंगे कौन सा डे, जिस दिन इशू करा इनवॉइसिंग। तो क्या हमारा डिस्क्रिप्शन, क्या हमारा नटशेल निकला था, तो 31st डे फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग, 31st डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेज और पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर इज माई टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम के गुड्स में। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम ऑफ सर्विसेज तो 31st नहीं लेंगे, 61st डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, इतना हमने पढ़ा, इतना हमें याद भी हुआ सर। अब टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अच्छा, फिर आया था एक केस वाउचर का। अगर वाउचर को हमें पता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ इशू कि ये वाउचर का एंड यूज क्या है, मतलब हमें पता है करोड़ों प्रोडक्ट अमेजोन में, बट ये बोतल खरीदने पे ही इस वाउचर की कूपन कोड इस वाउचर के रिस्पेक्ट में यूज होगा। तो हमें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ इशू पता है वाउचर किसके रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज टाइम ऑफ इशू ऑफ सच वाउचर। और हमें ये लग रहा है कि ये वाउचर आप अमेजोन के करोड़ों प्रोडक्ट्स में से किसी में भी यूज़ कर सकते हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगा ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, जब वो यूज़ करेगा उस प्रोडक्ट में। ओके सर, अगर डेटा सप्लायर पे नहीं है तो डेटा रिसिपिएंट का लेंगे। अपना सप्लायर पे डेटा है ना रिसिपिएंट पे डेटा है, तो रेजिड्यूरी केस 12(5) या 13(5) में जाएंगे, वहाँ बोलेंगे। दो केस हो सकते हैं, एक केस दोनों रजिस्टर्ड है, मतलब सप्लायर जिस केस में निकाल लो टाइम ऑफ सप्लाई वो रजिस्टर्ड है, या तो सप्लायर के केस में निकाल लो या रिसिपिएंट के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो अगर हमारा जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड है जिसके केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो, तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कोई अनरजिस्टर्ड है पर्सन, आपने रेड मारा, डिपार्टमेंट ने रेड मारा और पकड़ा उसका वैल्यू, उसने एक्सेप्ट करा हाँ मैंने ये गलती करी थी और मैंने इस पर टैक्स जानबूझ के नहीं दिया था, तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, उसका निकालना पड़ेगा, डिटरमिन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ये डेट है, ये वो है, ये वो है, नहीं,
तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या मानेगा डिपार्टमेंट, जिस दिन वो पेमेंट कर देगा उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, ये जो एडिशन लगाते हैं हम वैल्यू में आफ्टर द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, जब हमें रिसिपिएंट से वो पैसा सप्लायर को रिसीट हो जाएगा, उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इस दिस केस में टाइम ऑफ सप्लाई सम अप। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन की ओर। ओके बेटा, वैल्यूएशन के लिए हमें सेक्शन 15 पढ़ना पड़ता है। इसकी एक चेन है, उसको पढ़ना पड़ेगा। 5 सब सेक्शन है इसमें, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). 15(1) क्या कहता है? 15(1) बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए। अब क्या होता है, सपोज मैंने ये लैपटॉप खरीदा, और ये लैपटॉप जब मैंने खरीदा तो उस केस में डिपार्टमेंट भी खड़ा था मेरे साथ, सप्लायर भी खड़ा था, और मैं रिसिपिएंट था क्योंकि मैंने पैसा दिया है। मैंने गोल्डन रूल आपको बताया था कि रिसिपिएंट कौन होता है, जो पेमेंट करता है वो रिसिपिएंट होता है। ओके सर, तो एक तरफ गवर्नमेंट खड़ी है जीएसटी लेने के लिए, एक तरफ सप्लायर है जो लैपटॉप बेच रहा है, एक तरफ मैं हूँ रिसिपिएंट जो मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ। तो हमें वैल्यूएशन पकड़ना है। वैल्यूएशन को हम कैसे पकड़ेंगे? सोचिए, लैपटॉप का वैल्यू है 55,000। ओके, मैंने सप्लायर को बोला अरे 55,000 मत लिख, 48,000 लिख दे। उनने क्या, क्यों? मैंने कहा यार अगर तू 48,000 लिखेगा तो उस पर जीएसटी कम जाएगा। फिर इधर गवर्नमेंट खरीदी, गवर्नमेंट ने दोनों के चाटे लगाए कि ऐसा थोड़ी ना होता है। वैल्यूएशन आप निकालेंगे एज पर द वैल्यूएशन चैप्टर। वैल्यूएशन चैप्टर के लिए सेक्शन पढ़ेंगे आप 15, और अगर उससे भी डिटरमिन नहीं हो रहा तो कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि 15(4) और 15(5) में रेस्पेक्टिव रूल्स अलग अलग हैं। जो 15(4) पावर देता है 15(5), तो वहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। अगर इन सेक्शन से वैल्यू नहीं निकलता, हमने बोला सही है सर, तो सर पढ़ाइए वो सेक्शन क्या है वैल्यूएशन निकालने के लिए। टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैपटॉप, इस लैपटॉप की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बेटा सबसे पहले मैं एक चेन बता रहा हूँ, चेन क्या है इसकी। तो 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3), क्या बोल दिया सर ये? 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3), ये एक चेन है। इसके अकॉर्डिंगली ही हमारा वैल्यूएशन निकलेगा। सर अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं निकला तो वो बोलेगा अगर इसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन नहीं निकलता तो आप 15(4) में जाना। 15(4) क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा जो रूल प्रेस्क्राइब करें CGST रूल्स में, उसके अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू निकलेगा। ओके सर, और 15(5) क्या बोलता है? 15(5) स्पेसिफिकली बोलता है रूल 32 एंड ऑनवर्ड, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरा वैल्यू निकलेगा। तो आपके कोर्स में रूल्स नहीं है, तो आपके कोर्स में 15(5) सेक्शन नहीं है, इसलिए 15(4) भी नहीं है क्योंकि रूल्स नहीं है आपके में। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3), ये लिख लीजिए कहीं पे भी, आप अपनी टेबल पे लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना है, और 40 में से 5 नंबर मेरे को चाहिए ही चाहिए। एक तो टाइम ऑफ सप्लाई से आएगा पक्का क्वेश्चन, चाहे तो MCQ में उठेगा चाहे डिस्क्रिप्टिव में। एक आपका डिस्क्रिप्टिव में मैंडेटरी उठना है वैल्यूएशन से, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। आज ही मैं इसके टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दूंगा। 1 पेज का कंसेप्ट है आपके लिए, वैसे अगर फाइनल लेवल पे पढ़ते हो तो बहुत लंबा कंसेप्ट है, आपको समझने के लिए 1 पेज में कंसोलिडेट हो जाएगा, जो कि ICAI ने कर रखा है। तो सर आपने बताया कि हमें 3 ही सबसेक्शन पढ़ने हैं। 15(1) उसमें प्लस करेंगे 15(2), उसमें माइनस करेंगे 15(3). ठीक है सर, बताइए 15(1) क्या है? 15(1) बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू की। गवर्नमेंट कहता है आप जितना वैल्यू, चलो आप 48,000 लिख दो बिल में, आप 48,000 बिल में लिख दो वैल्यू लैपटॉप का, हम मान लेंगे। बट आपने 15(1) की कंडीशन पूरी करी हुई होनी चाहिए। 15(1) में क्या कंडीशन है बेटा? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, रिसिपिएंट जो पे कर रहा है और जो सप्लायर है वो अपना रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। सर रिलेटेड पर्सन वही जो हमने शेड्यूल नंबर 1 के पैरा एंट्री नंबर 2 में पढ़ा था, हाँ वही रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आ जाएगी। तो ना तो रिसिपिएंट ना ही सप्लायर, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी है बिल में, हम वही मान लेंगे कि वही आपका वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल्स कंसिडरेशन मतलब मैं कहता हूँ ले बेटा 40,000 रुपये ले ले इस लैपटॉप के, और 8,000 रुपये में मैं तेरे को GST पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं। आपको 48,000 सोल कंसिडरेशन ही प्रोवाइड करना है। ठीक। थर्ड कंडीशन है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए। सर ये क्या कंडीशन है? फ्री सप्लाई, मतलब मैंने बोला मेरे को लैपटॉप दे दे, मैं तुझे GST पढ़ा दे रहा हूँ,
तो फ्री सप्लाई नहीं होना चाहिए। सर फ्री सप्लाई है, रूल्स में जाओ, तीनों में से कोई भी कंडीशन टूटा रूल्स में जाओ। आपका अनरिलेटेड वाला रिलेटेड पर्सन हो गए, सप्लाई और रिसिपिएंट रूल्स डिस्क्राइब करेगा वैल्यूएशन। आपका अगर सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ रूल्स बताएगा। अगर आपका थर्ड कंडीशन है जो कि आपका क्या है कि प्राइस पेड और पेबल मतलब डीम्ड सप्लाई, फ्री सप्लाई का केस है, तो उस केस में वैल्यूएशन रूल्स बताएगा जो कि आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है 15(1) की, कि रिसिपिएंट और सप्लायर बोथ आर अनरिलेटेड पर्सन या बोथ आर नॉट रिलेटेड पर्सन। तीसरा कंडीशन प्राइस सोल्स कंसिडरेशन 48,000 का गुड्स है, 48,000 ही पेमेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा इन एडिशन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने बोला सर्विसेज दे दूंगा, ऐसे नहीं, 48,000 का पेमेंट होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन प्राइस इज पेड और पेबल। ओके सर, ये बोला 15(1), इसमें प्लस कीजिए 15(2), ये बोला 15(1), इसमें प्लस कीजिए 15(2). 15(2) क्या बोलता है? 15(2) बोलता है कि ये एक्सपेंस है, इनको भी आप वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। ये एक्सपेंस है, इनको भी आप वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। ओके सर, इनको भी हम वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। ये कौन बोलता है? 15(2) बोलता है। तो अब मैं चैप्टर आपका खोल लेता हूँ, वैल्यूएशन। सबसे नीचे आ जाते हैं, पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए आप। फिफ्थ 73, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही होगा। ये रहा, ये चार्ट जो 5.73 पे यही आपके लिए रेलिवेंट है। तो मैंने बोला 15(1) जिसमें 3 कंडीशन है जो कि आपको बता दी। 15(2) में कुछ एक्सपेंसेस, कुछ टैक्सेस बोले गए कि ये ऐड होंगे मेरी वैल्यूएशन में। वो क्या क्या एक्सपेंस है पढ़ेंगे अभी। माइनस करा मैंने 15(3). 15(3) में डिस्काउंट बोला है, तो जो डिस्काउंट आपको पता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो माइनस होगा। जीएसटी में 2 ही डिस्काउंट हैं, कोई कितना भी आपको क्वेश्चन डिस्ट्रैक्ट करे आप इसके अकॉर्डिंगली डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे। एक तो है प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सर प्री सप्लाई पोस्ट सप्लाई क्या है, थोड़ा सा बताइए। प्री सप्लाई होता है जो एट द टाइम ऑफ बिलिंग, मतलब जब मैं इशू कर रहा हूँ इनवॉइस, मेरे को पता है डिस्काउंट दिया है या देना है, दिया है या देना है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई मेरे को पता है, तो वो रिड्यूस होगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो मैंने जब ही इस फॉर्मूले को ऐसे बनाया 15(1) + 15(2) - 15(3), तो माइनस हो जाएगा मेरा डिस्काउंट अकॉर्डिंगली। एक डिस्काउंट है कि मेरे को पता चलेगा बाद में कि कितना देना है, तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, मतलब सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जाएगा। इसकी 3 कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यूएशन में से माइनस होगा। अगर तीनों में से भी एक कंडीशन टूटी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यूएशन में से माइनस नहीं होगा। सर 3 कंडीशन क्या क्या है बताइए जरा, समझिए। हमने एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो डिस्काउंट देते हैं वो रिड्यूस करते हैं। तो आपको पता है बिल आज इशू कर रहा हूँ, इतना डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो देयरफॉर माइनस कर लूँगा इतना वैल्यू। अब आपको बाद में पता चलेगा, कैसे होता है बाद में पता चलेगा। सपोज मैंने ये बोतल बेचता हूँ मैं, और मैंने सप्लायर से बोला अगर तू मेरे से इस साल में 1 लाख बोतल ले लेता है तो मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दूंगा उन सब 1000 बोतल का। अगर तूने 99,999 बोतल भी खरीदी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा तेरे को। मैंने बोला ठीक है सर। तो सप्लायर ने 1 लाख बोतल मेरे से खरीद ली ड्यूरिंग द ईयर, अब वो एलिजिबल है डिस्काउंट पाने के लिए। तो सर ये एग्रीमेंट कब हो गया था? ये एग्रीमेंट पहली बोतल बेचने पे ही हो गया था, जब मैंने पहली बोतल का इनवॉइस बनाया था ना, जब ये हमारे बीच एग्रीमेंट, दोनों के बीच में, रिसिपिएंट के बीच में और सप्लायर के बीच में ये एग्रीमेंट बन गया था। तो पहली कंडीशन है एग्रीमेंट होना चाहिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए, पहले से ही एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा केस है
जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो लिंक होना चाहिए किस बिल के रिस्पेक्ट में दे रहे हो। सर ये कैसे लिंक होगा, बताता हूँ। सपोज आज मैंने 1000 बोतल का बिल बनाया उसको, जब वो 1 लाख को रीच करेगा तो मैं फर्स्ट बोतल से निकालता हुआ लाऊंगा कि कितनी कितनी बोतल पे कितना कितना डिस्काउंट दिया। तो मुझे हर बिल के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट का एक उसको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट क्या होता है, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रेडिट नोट होता क्या है, बट मैं एक लाइन में बता देता हूँ। वैल्यू डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं, वैल्यू इंक्रीज करने के लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक, बस एक लाइन में समझने के लिए। तो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा हर बिल के रेस्पेक्ट में, तो देयरफॉर लिंकेज होना चाहिए आपकी ओरिजिनल बिलिंग से। ठीक है सर, तीसरी कंडीशन भी बताते जाओ। रिसिपिएंट उतना आईटीसी रिड्यूस करेगा। क्या मतलब है, मैंने 1000 का उसको 1000 बोतल का बिल दिया, उस पर सपोज 18,000 रुपये जीएसटी लगा, उसने आईटीसी 18,000 रुपये का ले लिया रिसिपिएंट ने। तो जब मैं डिस्काउंट दूंगा और मैंने बोल दिया बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3 के रेस्पेक्ट में, और वो बिल उस पर है रिसिपिएंट पे, तो वो उतना आईटीसी प्रोपोर्शनेटली कम करेगा जितना मैंने क्रेडिट नोट में लिखा है उस मंथ की रिटर्न में, जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू हुआ है। तो 3 कंडीशन, एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच, प्री सप्लाई मतलब सप्लाई के टाइम ही हो जाना चाहिए, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में। दूसरा कंडीशन आपका ये जो आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो ये लिंक होना चाहिए ओरिजिनल इनवॉइस से। तीसरा कंडीशन, सर आपने बोला तीसरा कंडीशन है कि रिसिपिएंट प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिड्यूस करेगा। हाँ बेटा, प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिड्यूस करेगा, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको क्रेडिट नोट से मिल जाएगा, तो देयरफॉर रिसिपिएंट उतना आईटीसी रिड्यूस कर लेगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई में तो झंझट लेना ही नहीं। एक कंडीशन देखो, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पता है डिस्काउंट कितना है, हाँ तो रिड्यूस होगा। अगर इशू के टाइम पे पता नहीं है तो रिड्यूस मत करना। दूसरा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, 3 कंडीशन है, एग्रीमेंट, लिंकेज और आईटीसी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली बाय द रिसिपिएंट। अगर ये कंडीशन तीनों एक साथ पूरी हो रही हैं तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट नोट इशू होके रिड्यूस हो जाएगा वैल्यूएशन से। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया वैल्यूएशन का। अब सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 पढ़ाइए क्या लिखा है। अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ पूरा नहीं दिया हुआ आपके मॉड्यूल में, मैं बताता हूँ पेज नंबर, आप आ जाइए। 1 मिनट वेटिंग, कहाँ गया बेटा, 1 मिनट रुको। इसमें देखना पड़ेगा बुक। हाँ, पेज नंबर 61। दिस तो यहाँ बताया गया है क्या क्या चीज़ और इंक्लूड होगी बिल में। पढ़ते हैं। इंक्लूजन इन वैल्यू 15.2 तो बोल रहा है ये, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट्स विच इज़ एम्यूनरेटेड एंड डिस्कस बिलो। ओके, टैक्सेस, सबसे पहला बोला टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस अदर देन, छोड़ देना, किसको छोड़ देना, CGST, SGST, UT, GST एंड GST कंपनसेशन सेस। कुछ भी टैक्स के नाम पे पैसा लिखा है बिल में तो वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। कुछ भी, चाहे म्यूनसिपल टैक्स हो, एयरपोर्ट टैक्स हो, कुछ भी हो आपको इंक्लूड करना है, एक्सेप्ट CGST, SGST, UT, GST और GST कंपनसेशन सेस। मतलब GST के टैक्स को इंक्लूड मत करना वैल्यूएशन में। ओके सर, एक सर्कुलर आया और उसमें बोला गया TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, TCS को भी इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज TCS इज एन इंटीरियम लेवी। ये टैक्स 100% गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती, ये इंटीरियम लेवी है, तो देयरफॉर इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इंक्लूड तो सब कुछ करेंगे, एक्सक्लूड में 3-4 चीज़ें हैं। GST के टैक्सेस जो कि हमारा CGST, SGST, UT, GST, GST कंपनसेशन सेस होता है, और TCS इनकम टैक्स वाला TCS को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन दी वैल्यूएशन। ओके सर, पहला पॉइंट क्लियर होता है यहाँ से। पेमेंट टू थर्ड पार्टी, ओके, एनी पेमेंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई बट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पैसा निकलता हुआ होना चाहिए, पेड, इनकर्ड मतलब पेड, पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई और नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस।
क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, मैं एक सिचुएशन देता हूँ, जैसे अभी मेरा और सप्लायर के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था कि 48,000 लिख ले बिल में, लैपटॉप का वैल्यू 55 की जगह। ऐसी फिर गवर्नमेंट ने दोनों के चार्टर लगाए थे तो हमने वैल्यूएशन पढ़ा। अब ऐसे ही मैंने एक और दिमाग लगाया कि जो खर्चे होने हैं उसको 15 ऐड करा रहा है कि 15 में ऐड होंगे। मैं कह रहा हूँ बिल में ही मत लिख, मैं डायरेक्टली रिसिपिएंट पेमेंट कर दे रहा हूँ, बट तुझे पेमेंट करना था बट मैं ही पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो देयरफॉर जब वो बिल में ऐड नहीं होंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि अगर सप्लायर ने वो एक्सपेंस बिल में नहीं लगाए हैं बट रिसिपिएंट ने इनकर करे, मतलब पे कर दिया है, वो भी एक्सपेंस इंक्लूड होंगे। ठीक है सर। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होते हैं सर? ये इंसिडेंटल एक्सपेंस पैकिंग हो गया, अब गुड्स जा रहा है, गुड्स बीच में टूट न जाए, पैकिंग हो गया, फ्रेट हो गया, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, जो भी चार्जेस होते हैं बिफोर द डिलीवरी, जितने भी चार्जेस हुए, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी जितने चार्जेस हुए। सर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है? अगर आपकी लायबिलिटी है, सप्लायर, मैं सप्लायर हूँ, मेरी लायबिलिटी है कि रिसिपिएंट के घर तक या दुकान तक वो गुड्स को पहुँचाना है, ये मेरी लायबिलिटी है, तो वहाँ तक के एक्सपेंस भी इंक्लूड होंगे किसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ओके सर। तो इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज कमीशन, ओके, पैकिंग, चार्जेस बाय द सप्लायर, किससे? रिसिपिएंट से। चार्जेस कैसे चार्जेस? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसकी शॉप तक या उसके प्लेस तक पहुंचा के दे रहा हूँ गुड्स तो फ्रेट भी इंक्लूड करूँगा, मतलब रिकवर करूँगा रिसिपिएंट से। इंस्पेक्शन चार्जेस, बीच का इंश्योरेंस वगैरह, ये सब कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ मैं। हाँ बेटा, ये इंक्लूड होंगे, तो इसलिए इंसिडेंटल एक्सपेंस आर इंक्लूडेड। एक चीज़ याद रख लेना, अभी बता रहा हूँ, आप अगर पूरा मॉड्यूल पढ़ेंगे तो पकड़ में आएगी बात, शायद आपकी उसमें दे भी ना रखा हो। रिटर्नेबल पैकेजिंग, सर क्या होते हैं रिटर्नेबल पैकेजिंग? आपके घर में सिलेंडर आता होगा, गैस सिलेंडर, किसी के घर में पाइपलाइन होंगी बट किसी के घर में गैस सिलेंडर आता होगा, तो गैस सिलेंडर में आप उस गैस को यूज़ कर लेते हो और सिलेंडर वापस जाता है, क्या आप सिलेंडर भी रख लेते हो? ऐसे तो आपके घर में हज़ारों सिलेंडर इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो रिटर्नेबल पैकेजिंग है, जैसे कंटेनर है, आप उस पर देखते हो कस्टम पे कंटेनर रखे होते हैं, शिप्स में जो माल आता है कंटेनर्स में आता है, वो कंटेनर वापस भी जाते हैं उसमें से माल निकलने के बाद। तो जो गुड्स रिटर्नेबल पैकेजिंग में आया है, मतलब उसका कुछ जो पैकिंग का पार्ट है वो रिटर्न होना है, चाहे अभी रिटर्न होना है या बाद में, उसको सप्लाई में वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको दिमाग में डाल लेना, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रिटर्नेबल पैकेजिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक, ये नहीं लिखा इधर बट याद रखना। एनी अमाउंट चार्ज आ सकता है क्वेश्चन में, अभी तक टेस्ट ऑफ नॉलेज में ये नहीं है। एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम और बिफोर द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वही बोल दिया कि जो सप्लायर को बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जितने भी एक्सपेंस लगाने हैं वो भी ऐड होंगे, इसका कोई रेस्पेक्ट नहीं रह जाता, ये ऊपर ही कवर हो गया। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड कंसिडरेशन, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अभी हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं, ऐसे एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं सप्लाई में। कौन से? इंटरेस्ट है, लेट फीस है, डिलेड पेमेंट पे कुछ कमीशंस हैं, वो इंक्लूड होते हैं सप्लाई में। उसका टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था, जब रिसिपिएंट से सप्लायर को रिसीट हो जाता है तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो ये भी आप इंक्लूड करना वैल्यूएशन में कर देंगे सर। सब्सिडीज, सब्सिडी किससे मिली है? डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। ठीक, हटा देंगे। अदर देन द सब्सिडी गिवन बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। कोई अगर सब्सिडी भी मिलती है किसी से, वो भी इंक्लूड होगी। क्यों सर? सपोज किसी स्कूल में मिड डे मील चल रहा था, मिड डे मील छोड़िए, गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी। किसी स्कूल में पेन बांटे जा रहे थे या बुक्स बांटी जानी थी, उस बुक का वैल्यू था 50 रुपीज़। वहाँ अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट थे, तो एक एनजीओ आया, उसने बोला 50 रुपीज़ मत लीजिए इन स्टूडेंट से, आप 20 रुपीज़ लीजिए, 30 मैं देता हूँ, 30 एनजीओ वाला देगा। तो गवर्नमेंट भी खड़ा था वहाँ पे, गवर्नमेंट का एक आदमी, उसने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लिखोगे? उसने बोला 20, क्योंकि 20 रुपीज़ रिसीट करें हमने। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम जीएसटी नहीं घटाएंगे,
तो 20 रुपीज़ जो स्टूडेंट से मिला और 30 रुपीज़ जो इनडायरेक्टली किसने सब्सिडी दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसने सब्सिडी दिया है, उस एनजीओ ने। तो 50 रुपीज़ इज माई वैल्यूएशन। 50 रुपीज़ अगर वैल्यूएशन होगा तो जीएसटी ज़्यादा निकलेगा, 20 रुपीज़ होगा तो कम निकलेगा। तो देयरफॉर अगर सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट दे रही है तो इंक्लूड होगा, अगर गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी तो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अब एनजीओ वाला नहीं आया, गवर्नमेंट ही आ गई कि आप 20 रुपये में बेचिए, तो मैंने बोला, आपने बोला सब्सिडी की वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो देयरफॉर 50 रुपीज़ टाइम ऑफ सप्लाई लगाएंगे, वो वैल्यूएशन लगाएंगे 50 रुपीज़। हमने बोला हो सकता है ऐसा, बट आप 50 मत चार्ज कीजिए क्योंकि जीएसटी का पैसा भी गवर्नमेंट को जाना है। आप उस पर 20 रुपीज़ ही वैल्यूएशन में इंक्लूड कीजिए, 30 रुपीज़ हटा दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। मैंने बहुत अच्छे से ये करा दिया। अब पढ़ते हैं इसका, अगर कुछ बच रहा है पार्ट तो, नहीं तो क्वेश्चन पे निकल जाएंगे बहुत जल्दी के साथ। तो आई एम कवर दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। ठीक है, तो आपने समझा मैंने क्या पढ़ाया। 15(1) + 15(2) - 15(3) को याद रखना, इतना ही है आपके कोर्स में। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आर द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑल सिचुएशन। नहीं, दो ही पकड़ना है, कितनी भी बार कुछ भी कंफ्यूज कर दे, पोस्ट सप्लाई प्री सप्लाई बता के आ जाना, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। पहली क्लास में बताई थी कंसिडरेशन की डेफिनेशन, मॉनेटरी भी आएगा और नॉन मॉनेटरी, इन काइंड भी वैल्यू है तो भी कंसिडरेशन है। एक चीज़ और बताई थी, समथिंग फॉर समथिंग, मतलब मैं गुड्स दे रहा हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ पेमेंट लूँगा, तो समथिंग फॉर समथिंग की कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो ही कंसिडरेशन है। अगर समथिंग टू समथिंग की कंडीशन पूरी नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं है। इतना भी बोल के आ जाना, मैं बता रहा हूँ इतना भी नहीं लिखा हुआ आंसर में। शार्प माइंड्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, monthly fee charge by the institute from a student is 10,000. The institute is known for its commitment to provide education to underprivileged children. It train 10 student every year for entrance exam free of cost. बहुत अच्छा काम कर रहा है इंस्टीट्यूट। The institute has received 3 lakh rupees as coaching fee during a month. अच्छी बात है। Navjeevan, an NGO working in the area of education for underprivileged student children has given a subsidy of rupees 10,000 in lump sum. पढ़ो, यही की पॉइंट है क्वेश्चन का। एन एनजीओ वर्किंग इन अ एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैज़ गिवन अ सब्सिडी। किसने दी है? एनजीओ ने। अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आता तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, बट इंक्लूड करेंगे क्योंकि किसने दी है? एनजीओ ने, अदर देन गवर्नमेंट ने दी है सब्सिडी, इसलिए इंक्लूड करेंगे। बट क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी, 10,000 लमसम है। हमने पढ़ा था लिंक होना चाहिए बिल से कि किस बिल के या किस सप्लाई के रिस्पेक्ट में दे रहे हो। ये लमसम कह रहा है कि जितनी भी आपने सप्लाई करी सबके लिए ले लो सब्सिडी, तो क्या मिल जाए? क्या ऐड करेंगे वैल्यू में? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लिंक नहीं है, लिंकेज नहीं बनाया उसने, लमसम पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का। तो ये इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा मेरा 3 लाख रुपीज़। कितना होगा? 3 लाख रुपीज़। 3 लाख 10,000 नहीं होगा। 10,000 होता अगर वो बताता, जैसे 10,000 रुपये एक बच्चे से लेता है कोचिंग फी, तो वो 10,000 रुपये ही एनजीओ ने दिए हैं, तो वो कहता कि मैं एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट की फीस दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली लिंक होता और मैं 3 लाख में 10,000 प्लस करता। अब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है। उसने क्या, सारे जितने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट आपने पढ़ाए हैं सबके रिस्पेक्ट में 10,000 रुपये ले लो, तो डायरेक्टली लिंक नहीं करा ना किस बच्चे के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू में। वैल्यूएशन होगा 3 लाख। फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर। इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन, द शोरूम प्रोवाइड्स फ्री डिलीवरी ऑफ फर्नीचर एट द प्रीमिसेस ऑफ द कस्टमर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शोरूम एंड द कस्टमर प्रीमिसेस इज अप टू 20 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। Where the distance is more than 20 kilometers, the showroom charges a concessional freight of ₹10 for every additional kilometer. ठीक है, देखेंगे। Miss Leena Kapoor purchased a double bed, dressing table and center table for ₹2 lakh from furniture वाला।
ठीक है। मिस लीना गेट्स फ्री डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर as her residence is located at a distance of 18 किलोमीटर from the showroom. The showroom incur an expenditure of rupees 18 किलोमीटर है तो अप टू 20 में आ जाएगा, तो कुछ एडिशनल उससे चार्ज नहीं होगा फ्रेट वगैरह का। अच्छा, द शोरूम इनकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 फॉर डिलीवरिंग द फर्नीचर एट मिस लीना रेजिडेंट, बट फर्नीचर वाले को 1000 रुपये का खर्चा पड़ेगा। सही बात है, पड़ेगा। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय फर्नीचर वाला, विल यू आंसर चेंजेस इफ द रेजिडेंस ऑफ मिस लीना इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोरूम। इसका दूसरा क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे, पहले की बात कर लेते हैं। मिस लीना का घर 18 किलोमीटर ही दूर है, तो हमने बोला हमारा कमिटमेंट है 20 किलोमीटर के दायरे में जिसके घर आ रहे हैं किसी से फ्रेट नहीं लेंगे, ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे फर्नीचर, मतलब फ्रेट का कुछ भी कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारा फर्नीचर की वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है 2 लाख रुपीज़, तो ये तो आएगी वैल्यू में 2 लाख, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बात आई कि जो फर्नीचर वाले ने 1000 रुपये इनकर करे हैं टू प्रोवाइड दी सर्विसेज टू किसको, मिस लीना को, ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, ये इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें 15(2) में जाना पड़ेगा। 15(2) कहता था एनी टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे, टैक्सेस तो है नहीं। फिर बोला था कुछ पेमेंट जो सप्लायर ने कर दी बट रिसिपिएंट को करनी थी वो इंक्लूड करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। फिर लिखा था एक इंसिडेंटल एक्सपेंस के नाम से, इंसिडेंटल एक्सपेंस के नाम से कुछ लिखा था कि उसको इंक्लूड करेंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंस को क्या लिखा था, इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज कमीशन पैकिंग चार्जेस बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लायर। चार्जेस क्या लिखा है, चार्जेस बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर। फिर एक कंडीशन और थी, एनी अमाउंट चार्जेस फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर मैं नटशेल करूं तो हमारा कंडीशन ही ये है कि अप टू 20 किलोमीटर में जितने भी घर पड़ेंगे उनकी सप्लाई पे हम फ्रेट को चार्ज नहीं करेंगे, मतलब उनका फ्रेट ऑलरेडी इंक्लूड है इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं ये पढ़ूँ इंसिडेंटल एक्सपेंस वाला, तो इसमें लिखा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एस कमीशन और पैकेजिंग। यस, फ्रेट इसमें आ जाएगा, फ्रेट की कंडीशन यहीं फॉलो होगी। इसमें दूसरा कंडीशन लिखा चार्जेस बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। क्या मैंने चार्ज करा उससे 1000 रुपये? मैंने चार्ज ही नहीं करा, मैंने तो चार्ज 2 लाख रुपए करा जो मेरा फर्नीचर का वैल्यू था। क्या मैंने 1000 रुपये लिया मिस लीना से? नहीं लिया। तो देयरफॉर जब चार्जेस ही नहीं करा मैंने, मतलब लिया ही नहीं मिस लीना से, तो वैल्यू में कैसे ऐड करूं? बिल्कुल ठीक बात है सर, जब मैंने मिस लीना से लिया ही नहीं उस 1000 रुपये का पैसा, क्योंकि चार्ज ही नहीं करा मिस लीना से, तो मैं उसको वैल्यू में ऐड कैसे करूं? तो देयरफॉर इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई इज माई 2 लाख रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगर मिस लीना का घर 50 किलोमीटर होता तो आप पैसे लेते उसके फ्रेट के? बिल्कुल लेते। हमने तो कमिटमेंट 20 किलोमीटर्स तक का रखा है ना, तो हमने बोला एडिशनल 1 किलोमीटर वी चार्जेस ₹10, तो एडिशनल 30 किलोमीटर पड़ा उसका घर, क्योंकि 20 तक तो हम कुछ नहीं लेते किसी से, तो 30 × 10 300 रुपये हम लेंगे किससे? मिस लीना से। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, आपका घर बहुत दूर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा इस केस में? 2 लाख तो आपके फर्नीचर का वैल्यू और 300 रुपये जो मैंने चार्ज करा, तो 2 लाख 300 रुपये होगा। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गेट्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ प्रोसेस फूड फ्रॉम अ कस्टमर। बिल्कुल अच्छी बात है। द कस्टमर वांट्स द कंसाइनमेंट टेस्टेड फॉर ग्लूटन एंड स्पेसिफाइड केमिकल। अच्छा, AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड डज द टेस्टिंग बिफोर सप्लाई एंड चार्जेस आर टेस्टिंग फी फॉर द सेम फ्रॉम द कस्टमर। किससे लेगा? कस्टमर से तो लेगा। AKG फूड प्राइवेट लिमिटेड आर्ग्यू दैट सच टेस्टिंग फी शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सेल एज इट इज सेपरेटली एक्टिविटी। नहीं बेटा, 15(2) में हमने पढ़ा है स्पेसिफिकली, जो आप पेमेंट कस्टमर से चार्ज कर रहे हो तो वो वैल्यू में इंक्लूड होगा, वो एक्सपेंस वैल्यू में इंक्लूड होगा। तो टेस्टिंग फीस AKG फूड प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर से ले रहा है तो वो वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। तो आप 15(2) का रेफरेंस देके इस कंडीशन को
लिख के आना। तो मैंने बोला था आप क्वेश्चन के आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में आप प्रोविजन लिखेंगे विद सेक्शन, सेकंड में आप एनालिसिस लिखेंगे, मैंडेटरी लिखेंगे, ऐसे जो मैंने बोला है कि ये ऐसे चार्ज कर रहा है ये। थर्ड में आप कंक्लूजन देंगे, सच टेस्टिंग एक्सपेंसेस मैंडेटरी इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करवा दें क्या? हाँ करवा सकते हैं, सारे थोड़े ना करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ही कराना है। मैजला बैनर एन एडवर्टीजमेंट फर्म gives its customer an interest free credit period of 30 days for payment। अच्छी बात है, कैसा कर रहा है। Its customer ABC paid for supply 32 days after the supply of services। Mazda banners waives the interest payable for the delay of 2 days। Department wants to add interest for 2 days to the value of supply। Should the notional interest to be added to the value? क्या हुआ, मैं एक एडवर्टीजमेंट कंपनी हूँ और मेरे एक दोस्त है स्पर्श, उससे मैंने बोला तू 30 दिन में पेमेंट कर देना, उसने 32 दिन में पेमेंट करा। मैंने कहा यार भाई ये छोड़, 2 दिन का क्या इंटरेस्ट लूँ मैं उससे। तो उसने कहा ठीक है, बट डिपार्टमेंट खड़ा था, डिपार्टमेंट बोला भाई पन्ना तुम्हारा होगा, यहाँ GST का सवाल है, मैं 2 दिन के इंटरेस्ट का भी पैसा वैल्यू में इंक्लूड करूँगा। क्या डिपार्टमेंट सही कह रहा है इस बात को? बताओ। अगर मैं 15(2) को रिग्रेसली पढ़ता हूँ तो वहाँ बोला है इंटरेस्ट पेनल्टी फीस आपने चार्ज करी हो, किससे चार्ज करी हो? रिसिपिएंट से। अरे जब मैंने चार्ज ही नहीं करी है उससे स्पर्श से, तो मैं क्यों उसको वैल्यू में इंक्लूड करूँगा? तो देयरफॉर 15(2) का रेफरेंस देते हुए आप चार्ज लिखेंगे कि चार्ज हुई नहीं है सर ये इंटरेस्ट, तो देयरफॉर ये वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स बिस्किट्स एंड केक थ्रू इट्स डीलर। अच्छी बात है, डीलर के थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ। टू होम इट चार्जेस लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट। वो मुझे पता ही होगा, जब मैं डीलर को बेचूंगा अपना बिस्किट्स तो मेरे को पता होगा मुझे कितना डिस्काउंट देना है। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई या एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मेरे को डिस्काउंट पता है, प्री डिस्काउंट की कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ये डिस्काउंट माइनस होगा फ्रॉम द वैल्यूएशन। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है व्हेन द गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद द डीलर। डीलर उसे बेच नहीं पा रहा, मैंने तो डीलर को बेच दिया बट डीलर आगे बेच ही नहीं पा रहा वो बिस्किट्स। अब बिस्किट्स का नेचर क्या है? ऐसा तो है नहीं 10 साल चल जाएगा, जल्दी निकालना नहीं तो खराब हो जाएगा। तो क्या कहता है? इट ऑफर्स, इट कौन मतलब क्रंच बेकरी प्रोडक्ट लिमिटेड, मैं जो सप्लायर हूँ, एडिशनल डिस्काउंट ऑन द स्टॉक एज एन इंसेंटिव टू पुश द सेल। मैंने एडिशनल डिस्काउंट दिया किसको? डीलर को। कैन द एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड एंड द कॉन्मिटेंट टैक्स एडजस्टमेंट मेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो आपने एडिशनल डिस्काउंट दिया ना, ये क्या वैल्यू में से रिड्यूस करूं? तो मैंने बोला था क्वेश्चन कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, 2 ही डिस्काउंट है, प्री सप्लाई पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई में डिस्काउंट दिया वो तो एडजस्ट हो गया होगा जो क्वेश्चन ने बोला है। आपसे पूछा ही जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, एडिशनल डिस्काउंट दिया है, ये रिड्यूस होगा या नहीं? 3 कंडीशन देख लो। एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई एंड ITC रिड्यूस बाय द रिसिपिएंट। थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल है या नहीं है? फुल देखते हैं। क्या क्रंची बेकरी प्रोडक्ट लिमिटेड जो मैं सप्लायर हूँ, मेरे साथ एग्रीमेंट है किसका? डीलर का, कि अगर तेरा माल नहीं बिका डीलर तो मैं तेरे को ये एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दूंगा। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं ऐसा। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो फर्स्ट ही कंडीशन टूट गया और मेरा पहला कंडीशन टूट गया। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या एडिशनल डिस्काउंट जो क्वेश्चन ने बोला है उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। आपको कितना भी डिस्काउंट में घुमाए, आपको प्री और पोस्ट में ही जाना है। पोस्ट में भी तीनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो रही है तो ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपसे कोई भी पूछता है डिस्काउंट कैसे कैसे GST में, तो आप प्री और पोस्ट का ही बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा, इस पे नहीं जा रहे हम, वैल्यूएशन पे जाते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द टैक्सेबल गुड्स सप्लाई इंटरस्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना 15 लाख, अच्छी बात है, इंक्लूड होगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोल दिया इसने, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी इंक्लूड नहीं होता, अगर इंक्लूड है भी वैल्यू में हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द, एक्सक्लूसिवली मतलब 100% लिंक है, किससे लिंक है 100% एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1, मतलब लिस्ट प्राइस में ये एक्सक्लूसिवली लिंक है। चलो एक्सक्लूसिवली लिंक भी है बट ये दिया तो सेंट्रल ने है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए अगर ये NGO ने दिया होता, किसी ने, इंक्लूड होता, 101% इंक्लूड होता। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन NGO बोल दिया, एक क्वेश्चन इसका भी डाल दिया, NGO ने दिया है तो अब तो आप करोगे इंक्लूड। बट सेकंड कंडीशन, ये सब्सिडी लिंक होना चाहिए किससे, जो आपकी 15 लाख की जो वैल्यू है ना लिस्ट प्राइस उससे। तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम NGO फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू, एक्सक्लूसिवली बोल दिया, 100% लिंक है टू द सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1, 15 लाख से रिलेटेड करता है। तो मेरा अगर मैं वैल्यूएशन निकालूं 15 लाख तो ये हो गया लिस्ट प्राइस, 50,000 ये भी इंक्लूड होगा बिकॉज इट इज गिवन बाय अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन क्वेश्चन इट इज गिवन बाय द NGO। टैक्सेस लेविड बाय म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी इंक्लूड होगा, ऑल टैक्सेस, इसमें नहीं इंक्लूड होता CGST, SGST, UTGST एंड कंपनसेशन एज इंक्लूडिंग TCS ऑफ इनकम टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता, तो म्यूनसिपैलिटी टैक्स किसी में नहीं आता। फोर्थ है पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होगा, यस। इंसिडेंटल एक्सपेंस चार्जेस फ्रॉम द रिसिपिएंट, हम मानेंगे ये डीम्ड करेंगे रिसिपिएंट से चार्ज हो गए हैं 15,000, ये भी इंक्लूड होगा। लेट फीस पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट फॉर ऑफ कंसिडरेशन, रिसिपिएंट हैज़ एग्री टू पे ₹6,000 इन लमसम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय हिम। अच्छा समझिए क्या बोला है, लेट फीस रिसिपिएंट ने दी है फॉर द डिलेड पेमेंट, अच्छी बात है। अब ये डिलेड पेमेंट कब पता चलेगा, जब मैंने इनवॉइस इशू कर दिया होगा, और हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि जब हमें रिसीव हो जाता है सप्लायर को वो पेमेंट, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। हाँ तो ये तो एक्टिविटी बात की है ना, बट वैल्यूएशन आपसे पूरा पूछ रहा है वो, आप होल वैल्यूएशन बता दीजिए उसको। तो रिसिपिएंट हैज एग्री टू पे 6,000 इन लमसम। अब मैं बिल देने के बाद रिसिपिएंट के पास गया कि भाई तूने इतने दिन लेट कर दिया, तो इसका 6,000 रुपये मेरा लेट फीस बैठता है, वो मेरे को दे दे। उसने क्या, ले बेटा ले भाई 6,000 रुपये, सप्लायर को दे दिया रिसिपिएंट ने 6,000 रुपये। अब मैं सप्लायर हूँ, मेरे को टैक्स प्रोफेशनल ने बता रखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई जब मेरे को रिसीट हो जाए जब हो जाएगा, तो यस मेरे को 6,000 रुपये रिसीट हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मेरे को उस पर GST लगाना पड़ेगा। हाँ मैंने रिसिपिएंट से बोला भाई 6,000 रुपये प्लस 18% GST और दे दे, उनने बोला यही है मेरे पे 6,000 लमसम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6,000 इज लमसम, मतलब जो है यही है 6,000 रुपये, इसमें तो GST का भी मान ले और अपनी एडिशनल लेट फीस का भी मान ले। तो अगर ऐसा कंसेप्ट कभी भी आ जाए आपके जीवन में कि 6,000 रुपये में GST भी इंक्लूड है, तो उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानते हुए उसको डिवाइड कर देना वैल्यू प्लस GST से। किससे, वैल्यू प्लस GST से। सपोज क्वेश्चन में रेट दे रखा है, हाँ IGST का रेट 18% दे रखा है, तो 6,000 में इंक्लूड है हमारा GST भी, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 118, 100 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स और 18 इज माई IGST पेमेंट इनटू 100, तो मेरा वैल्यू कितना निकल के आया 5085, 5085। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा 5085। अब अगर मैं इन सबका टोटल करता हूँ तो मेरा वैल्यूएशन आ जाता है एज पर वैल्यूएशन सेक्शन 15(1) + 15(2).
15 लाख एक इंक्लूड हो गया, दूसरा इंक्लूड हुआ 50,000, तीसरा इंक्लूड हुआ 20,000 रुपया, 15,000 अनदर एंड 5085। ये आया आपका आंसर 1590085। देखो मॉड्यूल में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जल्दी से देखो, बहुत जल्दी के साथ। 15,90,085 यही हमारा आया। मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं सोचूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आए वैल्यूएशन का, 5 नंबर बहुत होता है 40 में से। क्वेश्चन नंबर 10, और जबकि आपके लिए रूल्स नहीं है तब। फ्लो प्रो अ रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन टू बीपी लिमिटेड, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं देख लेता हूँ ये आप कर पाएंगे कि नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, आप कर पाएंगे इसे, ये कर पाएंगे, ये ठीक है, ये हाँ। डिस्काउंट का पॉइंट बता देता हूँ, क्वेश्चन आप कर लेना। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन इन सीरियल नंबर 1 अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ये बता रहा है इनवॉइस के टाइम पे मेरे को पता है डिस्काउंट, तो कौन सा हुआ, प्री सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट क्योंकि पता है इसलिए रिड्यूस हो जाएगा बिल के अमाउंट में से ही। तो 25,000 का 2% कितना निकला, 25,000 का 2% इज माई 500 रुपीज़ माइनस होगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर पाएंगे क्या, नहीं? बहुत आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे, इसको मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट है, फिर हमारा वैल्यूएशन भी कंक्लूड करके एक रिवीजन लूंगा छोटा सा और किसको कंक्लूड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कोहली लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क में लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, कोहली लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज सप्लाइड मशीनरी टू गीसा लिमिटेड a supplier registered in the same state. It provide the following particular regarding to the same. क्या क्या? प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस एंड डिस्काउंट। बहुत अच्छी बात है, 5,50,000 रुपये लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 2 बोलता है पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमिसेस ऑफ गीसा लिमिटेड। गीसा लिमिटेड के यहाँ पे कुछ पार्ट फीडेड हुए हैं मशीनरी पे, वो इंक्लूड होंगे। नीचे क्या कहता है, अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय गीसा लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर it was कोहली लिमिटेड लायबिलिटी टू पे द सेड सम। वो पढ़ा था हमने कि सप्लायर की लायबिलिटी थी पे करने की, बट रिसिपिएंट ने दे दिया, तो वो भी इंक्लूड करते हैं 15(2) के अकॉर्डिंग। यस, दो द सेड अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस बाय द कोहली लिमिटेड, तो इसको इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। 20,000 रुपये ये इंक्लूड होगा मेरा, चाहे मेरे रिसिपिएंट ने दे दिया वो पैसा, बट मेरी लायबिलिटी थी ना सर सप्लायर की पे करने की, तो इसलिए इंक्लूड होगा। तो आपने लिखा क्यों नहीं बिल में जब आपकी लायबिलिटी थी? आप इसका मतलब चोरी करना चाह रहे हो टैक्स को। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, डेफिनेटली इंक्लूड होगा। कौन से उसमें होगा? 15(2) में होगा। कौन से कंडीशन में होगा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में होगा। डिस्काउंट एट द रेट 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी मेंशन एट सीरियल नंबर 1 रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस के टाइम पे हमें पता है, तो 2% ऑफ 5,50,000 रुपीज़ कितना आया? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये हमको एक्सक्लूड करेंगे प्री सप्लाई डिस्काउंट के नाम पे एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। बहुत अच्छा, जिसको समझ में आया इसको। अब क्या कहता है फिफ्थ कंडीशन, कोहली लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल मतलब सप्लाई के बाद की कुछ बात कर रहा है ये। एट द रेट 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। देखिए, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की 3 कंडीशन, एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए बिल से, थर्ड कंडीशन है आईटीसी रिवर्स करता हुआ होना चाहिए सब कौन रिसिपिएंट उतना प्रोपोर्शनेटली। तो एग्रीमेंट है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा लिंकेज है, लास्ट में बोल दिया विदाउट, क्या बोला? विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को चेंज करे बिना नहीं, लिंक करके चेंज करना पड़ेगा, चाहे चेंज उस बिल में ना हो, क्रेडिट नोट के थ्रू हो तो चेंज होगा। सेकंड कंडीशन भी टूट गया, तो फर्स्ट भी टूटा, एग्रीमेंट नहीं है, सेकंड टूटा, लिंकेज नहीं है।
तो देयरफॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी नहीं है, तो इसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। किस में से? वैल्यूएशन में से इसको हम एक्सक्लूड नहीं करने वाले। सही है सर। इसका वैल्यूएशन कितना निकला तो लगा लीजिए 5,50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 माइनस 11,000। बताओ बेटा कितना है, जल्दी बताओ किसका निकला आंसर? 584 निकला, किसी का नहीं निकला। देखो ICAI ने क्या दिया है इसका आंसर 584। तो यहाँ पे आपका वैल्यूएशन के टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चन होते हैं। जो एक आध क्वेश्चन मैंने नहीं कराया वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेरी में, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट में सम अप करूँ वैल्यूएशन को जो आपके लिए रेलिवेंट है, वो ये है। वैल्यूएशन के लिए हमें 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3) पढ़ना है। 15(4) 15(5) इसलिए एक्ट में आपके लिए नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि उसमें बोला गया एज पर रूल्स आप देख लेना वैल्यूएशन, तो रूल्स आपके लिए नहीं है, तो 15(4) 15(5) भी आपके लिए नहीं है। 15(1) में क्या कहता है? 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 15(1) के लिए। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू सप्लायर ने अपने बिल में लिखा है वो गवर्नमेंट एज इट इज मान लेगा, चाहे वो 48 लिखा हो चाहे वो 55 लिखा हो, गवर्नमेंट एज इट इज मान लेगा अगर 3 कंडीशन फुलफिल है। क्या 3 कंडीशन है? कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, प्राइस सोल्स कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा आपका प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए। या तो अभी दूं मैं उसको 48,000 या 55,000 जो बिल में लिखा है, या मैं 4 दिन बाद आके दूं तो भी चलेगा, पेबल भी चलेगा। सेकंड कंडीशन है 15(2) की। 15(2) में कुछ एक्सपेंस लिखे हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो टैक्सेस, ऑल टैक्सेस इंक्लूड कर देना, चार्जेस ड्यूटी जो भी लिखा हो इंक्लूड कर देना टैक्सेस से रिलेटेड, बट इंक्लूड मत करना कौन कौन से? CGST, SGST, UTGST, कंपनसेशन चार्ज, और बाय वे ऑफ सर्कुलर क्या बताया? TCS, किसका? इनकम टैक्स का, क्योंकि वो इंटीरियम लेवी है इसलिए इंक्लूड मत करना उसको। फिर बोला इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज पैकिंग वगैरह, फ्रेट वगैरह इंक्लूड कर लेना। क्या कंडीशन है? अगर वो चार्ज करें हैं, किससे लिए हैं? आपने रिसिपिएंट से लिए हैं, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। सर रिटर्नेबल पैकेजिंग, जैसे सिलेंडर आफ्टर यूजिंग द गैस फ्रॉम द सिलेंडर, हम उसको अपने इनवॉइस में इंक्लूड करेंगे। आपके पास सिलेंडर का बिल आता होगा, उसमें जो भी है आजकल 900 1,000 रुपीज़ ऐसी चल रहा है सिलेंडर का वैल्यू। अब उसमें देखना कभी भी एम्प्टी जो आपका एम्प्टी होती है सिलेंडर की, उसका वैल्यू इंक्लूड होता है? नहीं होता। तो देयरफॉर रिटर्नेबल पैकेजिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको गैस HP दे रहा है या इंडियन ऑयल दे रहा है, ठीक, इंडियन ऑयल और HP इतनी बड़ी संस्था है, क्या वो वैल्यूएशन का चैप्टर फुलफिल नहीं करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो आप उनकी जब भी रिसीट देखना, उसमें ये देखना क्या वो सिलेंडर का एम्प्टी उस 900 में इंक्लूड है या नहीं है? नहीं है, उसमें केवल गैस का ही अमाउंट इंक्लूड होता है। तो रिटर्नेबल पैकेजिंग को कभी भी इंक्लूड मत करना। फिर मैंने बोला कोई अमाउंट जो रिसिपिएंट ने दे दिया हो, रिसिपिएंट कौन? जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट है सप्लायर को। जो अमाउंट रिसिपिएंट ने दे दिया हो किसको? थर्ड पार्टी को, बट लायबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है, सप्लायर लायबल है उसको पे करने के लिए, बट रिसिपिएंट ने दे दिया, इंक्लूड करेंगे। फिर बोला इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, इसको इंक्लूड करोगे? करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। अगर ये चार्ज करा है सप्लायर ने, किससे? रिसिपिएंट से। कौन सा? जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि मेरा स्पर्श दोस्त है, मैंने लेट फीस का पेमेंट नहीं लिया, तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। अगर लेता तो इंक्लूड कर लेता। आखिरी सब्सिडीज भी इंक्लूड करेंगे। कब करेंगे? अगर ये सब्सिडीज अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो। ओके सर, अगर, और सेकंड कंडीशन ये डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। डायरेक्टली लिंक कैसे? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था 10,000 रुपये मिल गया था लमसम, नहीं लमसम नहीं, आप बताओ किस बच्चे के लिए दे रहे हो 10,000 रुपये? किस बच्ची की अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है, किस चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में दे रहे हो? तो हम उसको इंक्लूड करते। आपने बताया नहीं, इसको हमने इंक्लूड नहीं करा। फिर आता है 15(3) जो बात करता है डिस्काउंट की। मैंने बोला डिस्काउंट 2 टाइप्स के, प्री सप्लाई, पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई के लिए आपको एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में लास्ट में बोला था, जो क्वेश्चन नंबर हमने आई थिंक 12 करा है, निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, पॉइंट नंबर 5 में देखिए, नॉट पॉइंट 5, पॉइंट 4 में देखिए, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस।
इनवॉइस के टाइम पे ये डिस्काउंट पता है तो एट द टाइम ऑफ या प्री सप्लाई डिस्काउंट है। इनवॉइस के टाइम पे पता है रिड्यूस करो, इनवॉइस के टाइम पे नहीं पता, उसके इनवॉइस इशू होने के बाद पता चला है, रिड्यूस मत करना उस डिस्काउंट को। सेकंड डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। 3 कंडीशन पड़ी। फर्स्ट कंडीशन सप्लायर और रिसिपिएंट, गलत बोल देगा कुछ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, हाँ सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि वो जो आपने गुड्स दिया है वो डायरेक्टली, जो क्रेडिट नोट दे रहे हो डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है आपका, सेकंड कंडीशन है डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है रिसिपिएंट प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिड्यूस करेगा। प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालेंगे? जो सप्लायर क्रेडिट नोट देगा किसको? रिसिपिएंट को। मैंने बोला क्रेडिट नोट इशू करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द सप्लाई। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे आपका समाप्त होता है आपका वैल्यूएशन चैप्टर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चन हो गए, रिवीजन हो गया, 2-3 बार रिवीजन हो गया, समझा भी दिया क्या क्या होता है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा पढ़ाना। अगर आ रहा है तो ये जो भी है लाइक सब्सक्राइब मेरे को नहीं पता, सब कुछ कर दीजिए। अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प हो और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत अच्छे से क्रैक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।